हेलो वालेकुम फ्रॉम फाइनेंस अनिल एक्सप्रेस से इंडिया फैक्स इंडिया। आज हम बात करेंगे एनपीएस की, क्योंकि जैसे जैसे मार्च 2021 नज़दीक आता जा रहा है, लोगों को टैक्स के हिसाब से ये एनपीएस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये काफ़ी डिमांड थी कि आप एनपीएस पे कुछ बोलें, तो आज मैं आपको एनपीएस के बारे में एक डिटेल जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि रिटायरमेंट का नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही एक पिक्चर बनती है कि रिटायरमेंट के बाद आपको ट्रैवल करना है, आराम करना है, दोस्तों के साथ बैठना है, जो भी ड्रीम्स आप पूरे नहीं कर पाए अपने वर्किंग लाइफ में वो आपको पूरे करने हैं। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि रिटायरमेंट के बाद ही एक लाइफ स्टार्ट होती है जब आप रिलैक्स होते हैं। तो लिव यंग लिव फ्री आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास आपके बैंक अकाउंट में काफ़ी एक मोटा बैंक बैलेंस हो। क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है, सैलरी आपकी बंद हो जाती है, और पेंशन भी अब सरकार ने लगभग बंद हो चुकी है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अब 85 से 90 ईयर तक हो गई है। जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है, आप लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 85 से 90 ईयर्स तक हो गई है। यानी अगर आप 60 साल की एज में रिटायर होते हैं तो आपकी जो रिटायर्ड लाइफ है वो 25 से 30 साल की हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपने अभी अगर आपने रिटायरमेंट को प्लान नहीं किया है तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो शायद इसी कारणों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस को सेटअप किया। 2004 में इसको सेटअप किया था और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही बनी थी। 2009 में इसको ओपन फॉर ऑल कर लिया। तो अब चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इसमें आप एज ए पेंशन पर्पज में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है आपकी। इसमें अगर आपकी एज 18 से 65 साल है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पेंशन पर्पज से। अगर अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पीएफआरडीए एक रेगुलेटरी बॉडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके दो काम हैं, एक तो पेंशन फंड को रेगुलेट करना और डेवलप करना, और जो इन्वेस्टर हैं एनपीएस के, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे दूसरी बॉडी है आपकी पीएफए, जो आप पीएफ पेंशन फंड मैनेजर्स, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को आगे मैनेज करते हैं। इसमें आदित्य बिरला कैपिटल है, एचडीएफसी है, एलआईसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एसबीआई और यूटीआई है। ये आपके पैसे को फंड को मैनेज करते हैं। बात आती है कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है। तो यहाँ पे चार एसेट क्लास हैं आपकी: इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो इक्विटी में आपका सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा, और गवर्नमेंट बॉन्ड में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट को लैंड किया जाता है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका जो प्राइवेट कंपनीज में आपके पैसे को लैंड किया जाता है। और 5% जो है आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होता है, जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में कम रिस्क होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में मॉडरेट रिस्क होता है, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में वेरी वेरी हाई रिस्क होता है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि आपको किस एसेट क्लास में आपको आपका पैसे को किस तरह से एसेट को एलोकेशन किया जाए। तो रिस्क के अकॉर्डिंगली एसेट का एलोकेशन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दो चॉइस आपको मिलती है, एक तो एक्टिव चॉइस और आपको मिलती है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप 50 की एज तक आपको मैक्सिमम 75% तक की इक्विटी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली 2.5% के हिसाब से ये इक्विटी का एक्सपोजर आपका कम होता जाता है। तो जैसे ही आप 60 की एज में पहुंचते हैं तो आपका जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो आपका 50% तक रह जाता है। और जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है इसमें आप 5% का इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटो चॉइस की अगर बात करें तो अगर आपको एसेट एलोकेशन समझ में नहीं आ रहा है तो, और आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली आपका एसेट एलोकेशन हो जाए, तो यहाँ पर 3 फंड हैं आपके: एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। तो एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में आपका अगर आपकी एज 35 या 35 से कम है तो आपका 75% आपकी का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो जाएगा। उसके बाद ये जो एक्सपोजर है, इक्विटी का जो एक्सपोजर है 4% की दर से कम होता जाएगा, और जब आपकी एज 55 पहुंचेगी तो आपका इक्विटी का एक्सपोजर 15% हो जाएगा, और जो रिमेनिंग है आपका वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका शिफ्ट हो जाएगा। अगर मॉडरेट साइकिल की बात करें, साइकिल इक्विटी की बात करें, तो यहाँ पे 50% आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, और रिड्यूस होते होते आपका 10% तक इक्विटी रह जाएगी, और बाकी जो रिमेनिंग है आपका वो गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका शिफ्ट हो जाएगा।
इसी तरह से अगर कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी स्टार्ट ही 25% से होती है और रिड्यूस होते होते 5% की इक्विटी पे 5% इक्विटी का एप्लीकेशन रह जाता है, और जो बाकी जो बचा हुआ है आपका वो गवर्नमेंट बॉन्ड और आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका वो शिफ्ट हो जाता है। और ये पैसा, अब हमने ये तो जान लिया कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है, तो ये भी जान लेते हैं कि पैसा आप उसमें विड्रॉल कैसे करते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिटायरमेंट सॉल्यूशन है, ये आपके रिटायरमेंट के पर्पस से ही बनाया गया है। तो इसमें लॉक इन है 60 साल, यानी जब आपकी एज, आप 60 साल से पहले इसमें पैसा निकाल नहीं सकते, और 60 साल में भी आप पूरा कॉर्पस नहीं निकाल सकते। आप जब इसकी मेच्योरिटी होती है तो 60% पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी जो आपका 40% है ये आपको पेंशन के रूप में आपको ये विड्रॉल करना पड़ेगा आपको। तो 40% जो अमाउंट है एक एन्युटी प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ये आपको हर महीने आपको ये एक फिक्स्ड इनकम आपको ये पेंशन के रूप में आपको देता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसमें पैसा लॉक इन हो गया। कुछ स्पेशल कंडीशंस में आपको एक पार्शल या प्री मेच्योर विड्रॉल इसमें आप कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका कोई सीरियस इलनेस है या चिल्ड्रन हायर एजुकेशन है, तो इसमें आप पार्शली विड्रॉल कर सकते हैं। ये आप तब विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, इन्वेस्टमेंट के 3 ईयर्स के बाद ये पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी इसमें है आपकी। इसमें आप सिर्फ आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका 25% इसमें आप विड्रॉल कर सकते हैं, और इसको जो आपकी रिटायरमेंट एज से पहले है उसमें आप 3 बार ये फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। तो ये तो विड्रॉल की बात हुई। अगर बात करें टैक्स बेनिफिट्स की, क्योंकि इंडिया में ये देखा गया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो लोग उसमें टैक्स के बेनिफिट को ज़्यादा देखते हैं कि किस तरह से टैक्स को, अगर टैक्स में थोड़ी रिलैक्सेशन हो तो लोग वो एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव बन जाता है। तो PFRDA ने पेंशन फंड को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए इसमें काफ़ी सारे टैक्स में छूट आपको दी है। तो यहाँ पे अगर आपको ये अकाउंट खोलते हैं एनपीएस का, तो आप टीयर 1 और टीयर 2 आप अकाउंट खोलते हैं। टीयर वन जो अकाउंट है आपका वो आपका रिटायरमेंट अकाउंट है, इसमें टैक्स बेनिफिट रहते हैं, और ऊपर बताए हुए सारे विड्रॉल इसमें आपके इसमें लागू होते हैं। और इसमें लॉक इन मैंने आपको बताया, लॉक इन तो इसमें 60 ईयर्स से पहले इसमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। टीयर 2 आपका एक तरीके से सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, उसमें कोई लॉक इन नहीं है। टीयर 2 वही अकाउंट खोल सकता है जिसका टीयर 1 अकाउंट खुला हो। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें एनपीएस में, तो यहाँ पे आप 2 लाख तक का इसमें आप टोटल डिडक्शन आप ले सकते हैं। 80C 1.5 लाख में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 80CCD 1B में आप 50,000 एक्स्ट्रा इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी ओवरऑल 2 लाख का इसमें आप डिडक्शन आप इसमें आप दिखा सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एनपीएस की फैसिलिटी का ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसमें आप बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% इन्वेस्ट करके और भी टैक्स बचा सकते हैं। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो एनपीएस आपका EEE एग्जम्पशन में आता है, यानी आपको 3 टाइप के इसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाते हैं। एग्जम्पशन 1 आपका ये है कि अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल जाती है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया। एग्जम्पशन 2 यानी आपके पास जो रिटर्न जो से रिटर्न आया इस पर कोई टैक्स नहीं है, और मेच्योरिटी पे भी है, जो मेच्योरिटी वैल्यू जो है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। मेच्योरिटी इज टैक्स फ्री, यानी इंडिया में जो EEE टैक्स एग्जम्पशन है आपके वो एनपीएस में है, पीपीएफ में और सुकन्या समृद्धि योजना में आपका। तो ये एनपीएस जो एक मोस्ट टैक्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है। तो आपको भी अगर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9997843792 व्हाट्सएप कर सकते हैं। होप सो जानकारी आपको अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।